दूर दूर, मेरे पास मत आना। वो अजीब डरावनी छिपकली अब ठीक रानू के सामने पैरों के बल उछल हंसते हुए रानू को देख रही थी। पास मत आना कहते हुए छिपकली ने फिर अपनी लंबी जीभ निकालकर फुंकारा। पहली बार सामने एक बोलने वाली छिपकली देख रानू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी जुबान मानो जम गई थी और चेहरे पर मोटी मोटी बूंदें पसीने की उभर आईं। करीब नहीं आना। छिपकली के चेहरे पर गुस्से की चिंगारियां बढ़ती जा रही थीं। फुंकारती हुई छिपकली रानू की तरफ अपने पंजे लिए वार करती हुई उछली। रानू चेहरे को ढकती हुई जोर से चीखी। इतनी तेज चीख सुन बाहर भानु भी परेशान हो उठा। वो दौड़ा। रानू, दरवाजा खोलो रानू। मगर भानु का दरवाजा खटखटाना ही था और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की चटकनी अपने आप उतर गई। सामने रानू अपने चेहरे को हाथों से ढके चीखे जा रही थी। बचाओ भानु, भानु। उसके बदन को ढांकती वो चादर अब भी उसके शरीर पर लिपटी हुई थी। भानु अंदर घुसा। रानू, रानू क्या हुआ? रानू ने अपने पति की आवाज सुन धीरे धीरे डरते हुए अपने चेहरे से हाथ हटाया। वो पर सामने छिपकली नहीं थी। दरअसल पूरे स्नान घर में अब रानू के अलावा कोई नहीं था। वो यही थी, वो छिपकली, वो मुझे मार डालेगी। कहते हुए रानू भानु से चिपक गई। वहीं भानु सारा माजरा समझ गया। रानू को कंधों से पकड़कर वो बोला, तो ये माजरा है। इस बार भी तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, मानना पड़ेगा। भानु को अब भी सब कुछ मजाक लग रहा था। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो बड़ी सी छिपकली, कांटेदार हरे रंग की, उसकी वो पूंछ। कहते हुए रानू ने नीचे देखा पर छिपकली की पूंछ भी अब वहां नहीं थी। अच्छा जी, तो मतलब ये भी तुम्हारी सोची समझी हरकत है, मुझे बेवकूफ बनाने की। तभी तो तुम दरवाजा खोल कर नहा रही थी ताकि मैं अंदर आऊं। भानु बोला। नहीं भानु, वो छिपकली। रानू ने समझाना चाहा पर भानु ने बीच में ही बात काट कर पूछा, तो फिर कहाँ है छिपकली? हाँ, देखो मैं समझ चुका हूँ, ये सब तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया था ताकि तुम डर के चिल्लाओ, दरवाजा खुला रहे और मैं अंदर आ जाऊं। पर एक मिनट, भानु ने अपनी भौहें तान कर कहा, कहीं मुझे अंदर बुलाने का कारण कुछ और तो नहीं? भानु चादर से झांकते रानू के उभरे शरीर को लालच से देखने लगा। वहीं रानू परेशान और डरी हुई थी कि आखिर कहाँ गई वो छिपकली। मैंने दरवाजा बंद किया था, यकीन करो मेरा। बस करो रानू, मैं तुम्हें आज से नहीं जानता, बस करो अब नाटक करना। भानु को अपनी पत्नी की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं अपने पति को वो कैसे समझाए कि सच में वहां एक छिपकली थी। ये सोच सोच कर रानू की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। मगर तुम्हारी इस शैतानी का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, भानु ने छेड़ते हुए कहा। और न सिर्फ कहा, उसने स्नान घर से निकलते हुए स्नान घर का दरवाजा जल्दी से बंद कर कुंडी बाहर से लगा दी। ये रही तुम्हारी सजा। नहीं, रानू चिल्लाई। खोलो, मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ वो, खोलो। बहुत अच्छा नाटक कर रही हो, पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भानु सिंह को एक ही दिन में 2 बार बेवकूफ बनाने की ये बस छोटी सी सजा है पत्नी जी। कहते हुए भानु आगे बढ़ गया। वहीं रानू डर के मारे जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगी, पर भानु अब तक जा चुका था। बहुत देर तक दरवाजा ठोकने के बाद रानू असहाय डरते हुए पीछे मुड़ी। उसे यकीन था कि वो छिपकली जरूर लौटेगी। इधर आंख बंद कर अपने सिंहासन पर लेटे हुए और बीच बीच में नींद खुलने पर फिर हंसते हुए यक्ष को बेसिर पैर के चुटकुले और व्यंग्य सुना सुना कर श्रावणी का बुरा हाल था। रह रहकर वो चिढ़ते हुए राय बहादुर को देखती, जिन्होंने यक्ष की ये घटिया शर्त मंजूर की थी। जैसे ही श्रावणी चुप होती, यक्ष द्यूत केतु फिर नींद से जागते ही गुस्से में कहता,
हंसाओ। और हंसते हंसते ही फिर नींद की आगोश में खो जाता। वहीं राय बहादुर की नजर अब भी उस बाली पर थी। जब चुटकुले और व्यंग्य सुनाने नहीं आते आपको तो फिर शर्त क्यों मान ली? हाँ, मंजूर है, श्रावणी ने कहा ही था कि सुनाओ। अगर हम शर्त नहीं मानते तो ये यक्ष हमें उन चांडाल आत्माओं के सामने छोड़ देता और हमारी शक्तियों के बगैर उनका मुकाबला कर तुम्हें वापस भयनगर कैसे ले जाता? राय बहादुर ने दबी आवाज में कहा, हमें वो बाली चाहिए जिससे उन आत्माओं से हम तुम्हें बचा सकें। पर वो बाली हम लेंगे कैसे? श्रावणी ने फिर दबी आवाज में कहा। श्रावणी ने यक्ष के आसपास पहरा देकर घूमती हुई उसकी जादुई छड़ी की तरफ इशारा कर दिया। द्यूत केतु की छड़ी पर बने भैंसे और बैल के हड्डी के सिर आंखें फाड़े हर तरफ देखते हुए यक्ष के आसपास पहरा दे रहे थे। आसपास चलते कीड़ों तक का उनकी नजरों से बच पाना मुश्किल था। कीड़े, मक्खी, मच्छर, जो कोई भी यक्ष की ओर बढ़ता उसे यह हड्डी के मुंड उछल कर निगल जाते। ऐसे में यक्ष की कमर पर बंधी वो बाली निकालना सचमुच मुश्किल था। तुम इस छड़ी की फिक्र मत करो, राय बहादुर ने कहा। हमें बस इंतजार है इस यक्ष के गहरी नींद में सोने का। सूर्योदय के समय इन यक्षों का सोने का समय होता है। इधर द्यूत केतु के खर्राटों की आवाज बढ़ती जा रही थी। पूरी गुफा में उसके तेज खर्राटों के कारण कंपन होने लगा था। यही समय है, राय बहादुर ने कहा और धीमे से उठने की कोशिश की, मगर तभी जादुई छड़ी पलटकर राय बहादुर के ठीक सामने खड़ी हो गई और राय बहादुर को घूर कर देखने लगी। कभी भैंसे का सिर बड़ा होता हुआ राय बहादुर को घूरता तो कभी बैल का। नहीं, हम तो वो बस अपनी कमर का अंगोछा सही कर रहे थे। बहाना बना कमर पर बंधा अंगोछा ठीक करते हुए राय बहादुर फिर नीचे बैठ गए। ऐसे निकलेंगे हम यहाँ से? श्रावणी ने ताना कसा। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपनी ताकत के बिना आप नहीं लड़ पाएंगे ना इस यक्ष से? मतलब मैं बस पूछ रही हूँ। इस पर राय बहादुर ने श्रावणी को घूर कर देखा। माफ करना, वो यक्ष को चुटकुले और व्यंग्य सुना सुना के यही सब निकल रहा है मुंह से, श्रावणी ने सहम कर कहा। सच में श्रावणी की हालत खराब थी। गर्मी से उसका चेहरा लाल पड़ गया था, बाल पसीने की वजह से चिपक गए थे और व्यंग्य सुनाते सुनाते उसके होंठ और मुंह सूख चुके थे। राय बहादुर फिर बड़ी सावधानी से छड़ी के मुड़ते ही जमीन पर बैठे बैठे ही यक्ष की तरफ सरके। छड़ी फिर पलटी, पर तब तक राय बहादुर स्थिर बैठे यहाँ वहां अनजानों की तरह देख रहे थे। छड़ी फिर पलट गई। राय बहादुर फिर यक्ष के करीब खिसके। छड़ी फिर पलटी, पर फिर राय बहादुर स्थिर बैठे अपने अंगूठे को ठीक कर रहे थे। छड़ी शक की नजरों से राय बहादुर की ओर बढ़ी। जमीन पर राय बहादुर के सरकने के निशान साफ दिख रहे थे। छड़ी के देखने से पहले ही उन निशानों को श्रावणी ने अपने घाघरे से घेर कर ढक लिया, मगर छड़ी अब राय बहादुर के आसपास घूमने लगी। राय बहादुर फंस चुके थे। तभी श्रावणी ने होशियारी दिखाते हुए पास पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और उसे विपरीत दिशा में फेंक दिया। पत्थर की आवाज होते ही छड़ी हवा में हिनहिनाती हुई उस ओर दौड़ी और अंधेरे में कहीं खो गई। श्रावणी ने फिर तंज कसते हुए कहा, देखा, बगैर किसी जादुई शक्ति के किया मैंने ये। राय बहादुर ने फिर श्रावणी को घूरा, जिस पर फिर श्रावणी ने वही बहुत समय से चुटकुले और व्यंग्य सुनाने वाला बहाना सुना दिया। राय बहादुर ने अब बगैर समय गंवाए तेजी से यक्ष की ओर दौड़ते हुए उस बाली पर हाथ झपटा, मगर जैसे ही राय बहादुर का हाथ यक्ष के करीब पहुंचा, यक्ष गायब हो गया। राय बहादुर जमीन पर धप्प से आ गिरे, तो वहीं यक्ष अब ठीक श्रावणी के पास जमीन पर लेटा नींद में खर्राटे ले रहा था। श्रावणी डर से चीखने वाली थी, मगर कुछ सोचकर शांत हो गई। राय बहादुर हैरान थे कि ऐसा हुआ कैसे, मगर तभी अंधेरे से छड़ी वापस बाहर आ निकली
उसी ने राय बहादुर को झपट्टा मारते देख यक्ष को अपनी जगह से गायब कर दिया था। छड़ी पर अच्छे कामों का निशान बैल शांत था, तो वहीं बुरे कामों का निशान भैंसा गुस्से में तेज सांसें ले रहा था। मैं तो राय बहादुर कुछ बहाना सोच रहे थे, पर उन्हें कुछ न सूझा। वो फंस चुके थे। तभी श्रावणी जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ छड़ी। श्रावणी छड़ी की ओर देख हंसने लगी। छड़ी और राय बहादुर दोनों ही इस पर हैरान थे। वहीं श्रावणी ने बड़े आराम से उसके पास सो रहे यक्ष की कमर से अब वो बाली निकाल ली और उसे पहनने लगी। छड़ी पर बना भैंसा खुद की बेवकूफी पर मुंह छुपाने लगा। वहीं राय बहादुर तुरंत उछले और श्रावणी के हाथों से वो बाली छीनते हुए उसे खुद पहनने लगे। इस बार छड़ी और श्रावणी दोनों हैरान थे। ये क्या कर रहे हो आप? श्रावणी ने चिढ़कर पूछा। उन आत्माओं से बचने के लिए बाली मुझे चाहिए। पर राय बहादुर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बाली पहन ली। ओह, समझ गई। खुद यहाँ से निकलना चाहते हो बाली लेकर? मुझे यहीं छोड़ देना चाहते हो? धोखेबाज हो आप राय बहादुर। मुझे तो पहले ही आप पर यकीन नहीं था। श्रावणी ये सब बोल रही थी। वहीं राय बहादुर बाली पहनते ही अब पूर्ण विश्वास के साथ उस छड़ी के सामने जा खड़े हो गए। मेरी शक्तियां जरूर इस जंगल में कम पड़ गई हैं, मगर इस बाली की नहीं। छड़ी ने भी गुस्से में हिनहिनाते हुए राय बहादुर की तरफ देखा। राय बहादुर, बाली दो। थकान और उल्टे सीधे चुटकुले सुना सुना कर श्रावणी के दिमाग का पेंच थोड़ा थोड़ा हिल गया था। अगर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पड़ी है तो मुझे भी मेरी पड़ी है। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो तुम भी नहीं निकल पाओगे। राय बहादुर हैरान खड़े थे। वहीं छड़ी श्रावणी का गुस्सा देख कुछ सहम गई। क्या कर रही हो श्रावणी? पर उससे पहले कि राय बहादुर श्रावणी से कुछ भी बोल पाते, श्रावणी ने यक्ष द्यूत केतु को गुदगुदी कर उठाना शुरू कर दिया। नहीं श्रावणी, ऐसा मत करो। राय बहादुर ने रोकना चाहा, पर श्रावणी बच्चों सा ऐंठती हुई यक्ष को जोर जोर से गुदगुदी करने लगी। नींद में ही हंसता यक्ष अब जागने लगा था। राय बहादुर श्रावणी को रोकने दौड़े, पर छड़ी ने पीछे से उनके पैरों में उलझ उन्हें नीचे गिरा दिया। हाँ, चीखता हुआ यक्ष अपनी नींद से उठ खड़ा हुआ। किसने उठाया मुझे? अपने सामने राय बहादुर को यूं गिरा देख, श्रावणी को गुदगुदी करता देख और छड़ी को राय बहादुर के पैरों में उलझा देख यक्ष सब मामला ताड़ गया। हवा में उछलता हुआ वो गुस्से से गुर्राया। क्या चल रहा है यहाँ? जिस पर छड़ी उड़ती हुई यक्ष के पास आई और भैंसा यक्ष के कान में एक विचित्र भाषा में सब कुछ फुसफुसाने लगा। ओह, अच्छा। यक्ष सब कुछ सुन हैरान था। उसने देखा उसके कमर में वो बाली नहीं थी। वो बाली अब राय बहादुर के कानों में चमक रही थी। यक्ष गुस्से में आग बबूला हो गया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी राय बहादुर। हाँ, श्रावणी बीच में ही चीखते हुए बोली। सजा तो इन्हें, धोखेबाज है ये। इन्हें गरम तेल की कढ़ाई में तलो द्यूत केतु, पहाड़ से फेंक दो, बैतरणी नदी में चलवाओ, छोड़ना मत। श्रावणी अपने होशो हवास में नहीं थी। एक पल को यक्ष श्रावणी के इस अंदाज में आदेश देने पर झुककर बोला, जी बिल्कुल करता हूँ। मगर अगले ही पल अपने होश संभालते हुए राय बहादुर की ओर बढ़ा। जाओ द्यूत केतु जाओ। श्रावणी छड़ी के पास खड़ी हो ताली बजा बजा कर यक्ष का उत्साहवर्धन करने लगी। आक्रमण द्यूत केतु, आक्रमण। राय बहादुर और यक्ष आमने सामने थे, पर अब राय बहादुर के कानों में थी वो बाली जिसमें अभी भी शक्तियां मौजूद थीं। यक्ष राय बहादुर पर चीखते हुए टूट पड़ा। इधर रानू ने डरते हुए स्नान घर में हर तरफ देखा, मगर वो डरावनी छिपकली कहीं नहीं थी। रानू का डर अब भी वैसा का वैसा ही था। रानू फिर चीखी, भानु दरवाजा खोलो। पर भानु मुस्कुराता हुआ फिर बोला,
नहा लो पहले पत्नी जी, अब उसके बगैर तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मुझे पता है, वरना तुम मुझे फिर बेवकूफ बनाओगी। समझ क्यों नहीं रहे तुम? खोलो, रानू ने रोते हुए कहा। रानू के पास भानु की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता न था, सो उसने जल्दी से नीचे बैठ नहाना शुरू कर दिया। हर तरफ देखते हुए अपने शरीर पर बंधी चादर को रानू ने खोला कि कहीं वो छिपकली फिर न आ जाए। मगर जैसे ही रानू ने चादर खोली, छिपकली कहीं और नहीं बल्कि उसकी चादर के अंदर उसके उभरे वक्षों पर बैठी थी। इस बार उसका रूप बहुत छोटा था। रानू को देखते हुए एक से दूसरे वक्ष पर उछलती हुई वो फिर उसी डरावनी आवाज में बोली, मैं यहाँ हूँ रानू। क्या होगा अब रानू के साथ? क्या यक्ष को हराकर राय बहादुर श्रावणी को सुरक्षित वहां से निकाल पाएंगे? क्या मोड़ लेगी अब भयनगर की ये रहस्यमयी कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।